नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। डीएनए के एक मुलाकात के प्रोग्राम में हम किसी एक शख्सियत के विचारों को समझते हैं, जानते हैं, उनके नज़रियों को और झांकने की कोशिश करते हैं उनके सफ़रनामे को। जी हाँ, आज इस प्रोग्राम में हमारे बीच में वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने 138 साल बाद पहले कांग्रेसी महापौर होने का गौरव हासिल किया है। उनके लिए यह पद जहां एक अवसर है, वहीं एक चुनौती भी है। चुनौती इसलिए है क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से महापौर बने विजय देवांगन जी के सामने में एक बहुत अहम जिम्मेदारी है कि वो सारे पार्षदों को साथ में लेकर चलें, उनके विश्वास को बनाए रखें। और दूसरी चुनौती ये है कि जनता की अपेक्षा 138 साल बाद कांग्रेस पर टिकी हुई है, उन्हें वो पूरा करें। हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं विजय देवांगन जी से। विजय देवांगन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है डीएनए न्यूज़ में। और हम आपसे जानना चाहेंगे 1 साल के आपके कार्यकाल की उपलब्धियाँ। जी, सबसे पहले तो मैं डीएनए की पूरी टीम को नमस्कार करता हूं और साथ ही समस्त शहर के नागरिकों को भी नमस्कार करता हूं। जैसा कि आपने अभी बताया कि 138 साल में हम लोग निर्वाचित होकर बैठे हैं पहली बार। मैं सर्वप्रथम शहर के समस्त नागरिकों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया और नगर निगम में कार्य करने का, सेवा करने का अवसर प्रदान किया। उपलब्धियां तो बहुत सारी है, लेकिन मैं शॉर्टकट में कुछ ज़रूर बताना चाहूँगा कि शासन की बहुत सारी योजनाएं भी हमारे कार्यकाल में चालू हुआ है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो अभी गरीब और मजदूर वर्ग में विशेषकर से लोकप्रिय होती जा रही है, और वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। इसके अंतर्गत आपको बताना चाहूँगा मिश्रा जी कि हमारे डॉक्टर और उनकी पूरी टीम रहती है और वो हर वार्ड में जा जाकर इलाज कर रही है, साथ में दवाई भी दे रही है और एक छोटा लैब भी है। तो उसमें बहुत सारा टेस्ट जो लोगों को बाहर कराना पड़ता था, काफ़ी खर्च करना पड़ता था, वो अब करना नहीं पड़ रहा है, वो उसी में हो रहा है। इसी प्रकार से हमारे गोधन न्याय योजना आपने सुनाई है और आपको जानकारी भी होगी, उसका भी क्रियान्वयन अभी हमारे नगर निगम के द्वारा बेहतर ढंग से किया जा रहा है। उसके अंतर्गत हम लोग खाद बनाने में अभी सभी नगर निगम, बड़े बड़े नगर निगम से भी आगे हैं, और गौ कास्ट भी बनाया जा रहा है, गौ कास्ट का उपयोग भी हो रहा है, अगरबत्ती भी बनाने की तैयारी चल रही है, और दिया हम लोग गोबर से दिया भी बनाए थे। और इसके अतिरिक्त पौनी पसारी योजना, इसके अंतर्गत ग्रामीण संस्कृति के जो काम करने वाले होते हैं, लोहार को अपन बोले, धीवर को बोले और बढ़ई को बोले, तो इस प्रकार के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। तो इस योजना के अंतर्गत हमने अभी भूमि पूजन मैं और हमारे साथी पार्षदों ने किया है, और वो दुकान बनने जा रहा है। उसके अंतर्गत हम लोग उनको दुकान आवंटित करेंगे ताकि वो अपने पैरों में खड़ा हो सके। आपने भी लगभग देखे होंगे कि लगातार हम लोग विकास कार्यों का भूमि पूजन करते जा रहे हैं, आप सभी के सहयोग से, आशीर्वाद से। मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 8-8.5 करोड़ के काम मेरे आने के बाद, मैं आपको स्पष्ट करने चाहूँगा, हमारे बैठने के बाद हमने टेंडर किया है, हमने MIC में पास किया और हमारे ही कार्यकाल में वर्क ऑर्डर हुआ, उनका भूमि पूजन हम सभी ने, हमारे साथी पार्षदों ने, सभी ने मिलकर किया है। और वो आप गाहे बगाहे देखेंगे शहर में घूमकर, तो लगभग सभी वार्डों में कुछ न कुछ काम अभी चल रहा है। और इसके अतिरिक्त हम लोग अभी 3-4 करोड़ के का टेंडर और लगाने जा रहे हैं, वो भी प्रक्रिया में है, वो भी कार्य बहुत जल्द चालू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त 22 करोड़ के कार्य हमारे आने के बाद हमारे छत्तीसगढ़ शासन से स्वीकृति मिली है। इसके अंतर्गत हमें गंदी पानी, नाले का जो पानी है, गंदा पानी, उसको हमको साफ़ करके नाले में डालना है, ट्रीटमेंट प्लांट। हाँ, तो उसका भी टेंडर प्रोसेस हो गया है और वो अभी आगे कार्रवाई जारी है और बहुत जल्दी वो भी कार्य प्रारंभ होगा। और अभी आपने देखा कोरोना का समय चला था और उसमें लोगों की सेवा करने में हमारे नगर निगम के कर्मचारी जो है बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं और बिना झिझके, बिना डरे, अपने जानों को जोखिम में डालकर हमारे नगर की जनता का सेवा करने में आगे रहे। उनके साथ हमारे अधिकारी कर्मचारी भी आगे रहे, उनके साथ हम लोग भी लगे रहें। और अधिक से अधिक हमने सैनिटाइज करने का भी प्रयास किया है लोगों को सुरक्षित रखने के लिए। साथ ही आपने देखा होगा कि सभी पार्षदों ने अपने अपने मत से लगभग 70-75 लाख का राशन भी शहर में बांटा है कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए।
और हमारे निगम के द्वारा सैनिटाइज और मास्क का भी वितरण किया गया है। इसके अतिरिक्त मैं और भी बताना चाहूँगा, जल विभाग में हमारे विभाग के सभापति लगातार कार्यों को जल की परेशानी ना हो लोगों को, इसके लिए लगे रहते हैं। बहुत कम समय में शिकायतों को दूर करने का हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार मैं बताना चाहूँगा आपको कि नक्शा पास करने के लिए हमारा 1 साल का कार्यकाल बहुत उपलब्धि भरा रहा है। 500 से अधिक लोगों का हमने नक्शा पास करके दिया है इस अल्प अवधि में और बिना कोई परेशानी के। अभी हम लोगों ने लगभग 400-450 लोगों का नामांतरण भी हम लोगों ने किया है। ये आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल 2 साल से जिनका रुका हुआ था, जो पेंडिंग था, उसको भी हमने निपटारा किया है। तो ये उपलब्धि है और भी काफ़ी सारी उपलब्धि है। आपने विकास कार्यों की बात की। पिछले दिनों 1 साल के पूरे होने पर आपने एक समारोह आयोजित किया था। उसे लेकर विपक्ष का आरोप यह था कि ये सारे विकास कार्य जो है वो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के द्वारा किए गए हैं और ये पुराने पत्थर पे नए नाम लिखने की कोशिश की जा रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, आपको मैं अभी ही बताया हूँ कि जितने भी हम लोगों ने भूमि पूजन किए हैं वे सभी के सभी कार्य बताना चाहूँगा कि हमारे कार्यकाल में टेंडर हुआ है और हमने MIC में पास किया और हमने वर्क ऑर्डर जारी किया है और उन्हीं के हमने भूमि पूजन किया है। उनका कहना था एस्टीमेट जो है हमारे ज़माने में। देखिए, एस्टीमेट बनाने से कुछ नहीं होता। टेंडर हम कर रहे हैं, वर्क ऑर्डर हम कर रहे हैं, पास हम कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बताना, ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा हमारे कार्यकाल का भूमि पूजन किए हैं। अब इसको हम पब्लिक के ऊपर छोड़ते हैं, वो जिसे श्रेय दे। बस इतना ही कहना चाहूँगा इस मामले में। जनता को विकास कार्य की सौगात मिली है भले किसी के द्वारा। प्राची जी, विकास शुल्क को लेकर आम जनता में बेहद नाराजगी है। जो पूर्व कलेक्टर थे वो नियमित अवैतकरण के लिए शुल्क था, उसको आपने विकास शुल्क में मिल लिया है। सामान्य सभा की बैठक में क्या इसकी स्वीकृति मिली है? जी, ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व में इस विकास शुल्क को 2015 से लिया जा रहा है और उनके द्वारा इसको अनियमिततापूर्ण, मतलब उसको नियमित ढंग से नहीं, नियम से नहीं, अनियमिततापूर्ण, किसी से 10 रुपया, किसी से 20 रुपया, किसी को छूट दे दिए अपने आदमी है, तो इस टाइप का पूर्व में किया जा रहा था, जिसको हमारे पास प्रूफ है। हमें इसको ऊपर नहीं बोल रहे हैं हम। आप चाहेंगे तो हम आप हमारे कार्यालय आइए। 2015 से विकास शुल्क लिया जा रहा है, उसका हम आपको प्रूफ दे सकते हैं। हमने किसी भी प्रकार से कोई नया कर अभी तक नगर निगम में लागू नहीं किया है। जो भी है पुराना जो सिस्टम है उसी के आधार पर हम चल रहे हैं। हमारे द्वारा केवल इतना किया गया है, जो नियम में किए बगैर वे लोग कर रहे थे उसे हमने MIC में पास किया है। लेकिन ये कर पहले से ही लिया जा रहा था और उसी से विकास शुल्क से हमारे शहर के कुछ वार्डों में भी विकास कार्य का टेंडर भी लगा है, उसका उपयोग सदुपयोग हमारे नगर निगम में किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है वो अवैध कॉलोनी के नियमितीकरण के लिए विकास शुल्क निर्धारित था, ये पूरे शहर के लिए आरोपित कर दिए हैं बिना सामान्य सभा की सहमति के। तो ये तो आपने उनको पूरे कार्यकाल में पूछना चाहिए ना, हमारे पूर्व का जो पदाधिकारी है ना, उनसे पूछे वो, क्योंकि उनके द्वारा ही शुरुआत किया गया है। ये इसको हमने नहीं लाया है, इसको ये पूर्व के पदाधिकारियों को ही द्वारा लाया गया और लिया जा रहा है। हम उसी को कंटिन्यू करके रखे हैं। वो बताया ना, अपने पूर्व के पदाधिकारियों से पूछे वो इस बारे में, ज़्यादा अच्छा रहेगा। राजीव जी, बालक चौक में जो कॉम्प्लेक्स है वो 4 मंजिल का हो रहा था, 2 मंजिल है, तो MIC में ऐसा क्या टेक्निकल रिपोर्ट आया जिसकी वजह से उसको 2 मंजिल किया गया? जी, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा 2 मंजिल किया नहीं गया है। 2 मंजिल का निर्माण कार्य जारी है और बहुत जल्दी वो कंप्लीट भी हो जाएगा। लेकिन उसे ऊपर चढ़ाने की जो बात आ रही है उसमें MIC में अधिकारियों के द्वारा जानकारी दिया गया कि इसका जो बेस है वो कमज़ोर है और इसको 3रा और 4था फ्लोर चढ़ाना उचित नहीं है। तो मेरे द्वारा सबसे पहले प्रश्न यही किया गया कि कमज़ोर कैसे बन गया। कोई भी बड़ा बिल्डिंग रहता है, उसका ड्राइंग और डिज़ाइन रहता है, क्या छड़ डालना है, क्या सीमेंट डालना है, वो फिक्स रहता है, कितना मोटा कॉलम है, वो सब चीज़ फिक्स रहता है। तो जब अधिकारियों के निर्देशन में यह काम चला तो वो इतना कमज़ोर कैसे बन गया कि 3रा और 4था हम फ्लोर चढ़ा नहीं पा रहे। तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था, चूँकि पूर्व में हुआ था यह काम, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। कुछ अधिकारी उस समय के थे भी नहीं हमारे पास। तो इसमें हमने ये किया है कि हम इसको इंजीनियरिंग कॉलेज में जांच के लिए भेजे हैं। इसके बेस के सैंपल को वो अपने हिसाब से जो उनका सिस्टम है वो जांच कर रहे हैं। उनका रिपोर्ट आएगा
कि ऊपर चढ़ाने के लायक ये बेस बना है तो ऊपर चढ़वाएंगे, अन्यथा वहीं पर समाप्त करेंगे। इसके लिए जो जिम्मेदार हैं ड्राइंग डिजाइन या निर्माण के लिए, जी जी जी, उन पर कोई कार्रवाई की जाए? मेरे द्वारा ये पूछा गया कि जब आप लोगों को पहले से ये मालूम है तो आप लोगों ने इस संबंध में किसके ऊपर कार्रवाई किया? तो ये चूंकि पूर्व का समय का है तो उन्होंने बताया कि किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक सवाल जो है वो पूरे शहर में चर्चा का विषय है, ये निगम के सामान्य सभा की बैठक 1 साल बीतने के बाद भी नहीं हुई है, इसकी वजह क्या है? जी, ये बिल्कुल आपका सही कहना है कि निगम के सामान्य सभा की बैठक 1 साल तक नहीं हुई है और हमारे पार्षदों के द्वारा भी लगातार मांग की जा रही है। और आपको जैसे विदित है कि अभी कोरोना काल में 6-8 महीना तो ऐसा समय निकल गया है, लेकिन ये जो 2 महीने का समय अभी हम बात करें कि दिसंबर, नवंबर या जनवरी जो चालू हुआ है, ये सही मायने में मीटिंग करने के लायक समय आ गया है। और हम विपक्ष की भावनाओं का सम्मान करते हुए मेरे द्वारा तो तत्काल उसको बैठक करने के लिए कमिश्नर साहब को कह दिया गया है और उन्होंने तैयारी भी प्रारंभ कर दी है। और जहाँ तक फरवरी के शुरू में ही बैठक सामान्य सभा की मीटिंग आयोजित हो जाएगी। निगम चुनाव के समय में प्रभारी मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि अगर कांग्रेस के महापौर बैठते हैं तो डीएमएफ फंड में कोई कमी नहीं होगी, तो अब तक क्या सहयोग मिला प्रभारी मंत्री से डीएमएफ फंड से? देखिए, अभी तक तो जैसे अभी हमारा डीएमएफ का मीटिंग हुआ है तो इसके पूर्व तो पैसा बढ़ चुका था और नया साल का फंड आया नहीं है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में ज़रूर हम सहयोग करेंगे। अच्छा, विभागीय मंत्री की दूरी है, अभी तक के धमतरी में नहीं आते, जिसे लेकर विपक्ष का भी आरोप है और जनता के भी चर्चा सुगबुगाहट है, तो इसकी क्या वजह है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल भी दूरी नहीं है। हम लोग लगातार विभागीय मंत्री से जाके मिलते रहते हैं, उनसे मुलाकात होती रहती है और शहर की समस्याओं से हम लोग अवगत कराते रहते हैं। और आपको बताना चाहूँगा, अभी 3 दिन पहले मैं और हमारे प्रतिनिधि हमारे गुड्डा पिंदरिया जी और राजेश ठाकुर जी के साथ हमारे प्रभारी मंत्री से मुलाकात हुई है और उनसे हमारे शहर के समस्याओं के संबंध में हम चर्चा भी किए हैं और उन्हें धमतरी आने के लिए आमंत्रण भी दिए हैं कुछ विकास कार्य के भूमि पूजन और लोकार्पण के लिए। तो उन्होंने शहर से अपनी स्वीकृति प्रदान की है और फरवरी के प्रथम सप्ताह में वो आने के लिए उन्होंने अपनी हामी भरी है। हालांकि तारीख अभी आया नहीं है, तारीख उनके द्वारा हमें जैसे ही बताया जाएगा हम आप सभी को सूचित करेंगे। विपक्ष का एक गंभीर आरोप है कि पार्षदों के द्वारा पूछे गए जवाब जो हैं ना महापौर देते हैं ना तो अधिकारीगण देते हैं करके, और नेता प्रतिपक्ष का साफ कहना है कि मैंने निगम के संबंध में बहुत सी जानकारियाँ चाहिए, उनके एसेट्स के बारे में, निगम की आय व्यय के बारे में, लेकिन अभी तक मुझे सूचना के अधिकार के तहत कोई जानकारी नहीं मिली है। ये क्या मामला है? अभी सूचना के अधिकार के तहत जानकारी की जो आप बात कर रहे हैं उसके संबंध में आपको कमिश्नर साहब बताएंगे। इस प्रकार की फाइल जहाँ तक मेरे पास नहीं आती है और मैं समझता हूँ कि हमारे सभी पार्षदों का भी मुझे सहयोग प्राप्त हो रहा है, किसी से मुझे कोई शिकायत नहीं है और मैं तो सभी से चाहूँगा कि वो लोग आए, चर्चा करें। किसी भी पार्षद को आपको मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा और आप जानकारी भी ले सकते हैं, चाहे वो भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के, मेरे केबिन में सभी पार्षदों का स्वागत है और सभी पार्षद को मैं सम्मान देता हूं और कोई भी पार्षद मुझे ये शिकायत नहीं कर सकता कि मेरे द्वारा उनकी बात सुनी नहीं जाती है। मैं जितना हो सकता है, संभव होता है, चाहे वो कोई भी हो, उनका काम करवाने का प्रयास करता हूं और उसी का प्रतिफल है कि सभी वार्डों में एक समान कार्य हो रहा है। और अभी तक मैं समझता हूँ कि पहले पूर्व में भी ये इस प्रकार के आरोप लगते रहे हैं कि सभापति मेयर जो है भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन आप 1 साल में ये चीज़ नहीं सुने होंगे कि मेरे द्वारा किसी के ऊपर भेदभाव किया जा रहा है। ये मैं जैसे कह रहा हूँ उसके बारे में आप तस्दीक भी कर सकते हैं कि मेरे द्वारा समान रूप से सबसे व्यवहार किया जा रहा है और हर संभव कोशिश मैं कर रहा हूँ कि सबका समस्या का निराकरण हो। हालांकि यह संभव नहीं है सभी समस्या का निराकरण तत्काल हो जाए, लेकिन जो संभव होता है उसे मैं पूरा करने का प्रयास करता हूँ। इसी स्टूडियो में नेता प्रतिपक्ष का साफ और गंभीर आरोप था कि पार्षदों के सम्मान तो छोड़िए, नेता प्रतिपक्ष के बैठने की व्यवस्था नहीं है, कहीं न कहीं जनमत का अपमान किया जा रहा है मौजूदा कांग्रेस कमेटी के द्वारा। जी जी, मैं नेता प्रतिपक्ष जी का सम्मान करता हूँ, बहुत आभारी हूँ कि वो समय समय पर मुझे सूचित करते रहते हैं, बहुत सारी जानकारी देते रहते हैं और मैं उसमें अच्छा करने का भी प्रयास करता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे द्वारा आप देखेंगे कि पूर्व में महापौर जिस केबिन में बैठते रहे हैं उस केबिन में मैं भी बैठा हूँ
पूर्व में जो महापौर जो गाड़ी का उपयोग करते रहे उसी गाड़ी का उपयोग मैं कर रहा हूँ। लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो पूर्व में उपयोग करते रहे जिस केबिन का, मेरे द्वारा बिना समय गंवाए, बिना उनके मांगे, मैंने अधिकारी को निर्देश कर दिया कि नेता प्रतिपक्ष का जो रूम है उन्हें अलॉट कर दिया जाए और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी को सूचित कर दिया जाए। मेरा नेता प्रतिपक्ष जी से बहुत ही श्रद्धा के साथ यह शिकायत है कि वो लोगों में इस प्रकार का भ्रम क्यों फैलाते हैं। उनको ये बताना चाहिए कि हमारे द्वारा हमको नेता प्रतिपक्ष के रूप में दिया गया है, लेकिन वो हमें पसंद नहीं है, इस प्रकार से बताए वो अगर चाहे तो, या ऐसा बोले कि मैंने उनको वो रूम अलॉट नहीं किया है, ये बताए। हम तो पहले दिन से ही उनको रूम अलॉट कर दिए। अब वो चाहते हैं कि 20 पार्षद मेरे साथ बैठ जाए, इस प्रकार का केबिन दिया जाए। तो इस प्रकार का केबिन आप स्वयं जाके देख लीजिए, ऐसा कोई केबिन हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो कैसे हम दे पाएंगे जी। हाँ, ये है कि वो केबिन उपयोग करे। और मुझे भी आप लोग तो गए ही थे, 1 साल के कार्यक्रम में एक ठो आवास भी सरकार के द्वारा आवंटित हुआ है, और मैं आपके माध्यम से भी और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष को भी कहना चाहूँगा कि यदि उनको बुरा ना लगे तो वो आवास का भी उपयोग जब चाहे तब अपने पार्षदों की मीटिंग के लिए, सम्मेलन के लिए कर सकते हैं। मैं उनमें अपने परिवार को नहीं ले जा रहा हूँ, वो हम सब के लिए, और आप मीडिया वाले भी जब चाहे तब उस भवन को उपयोग कर सकते हैं। ये सबके लिए, हमारे शहर के उपयोग हो, अच्छे कार्यों के लिए सबको, मैं उस भवन को देने में किसी प्रकार की मुझे कोई परेशानी नहीं है। एक सवाल अलग हटकर है जी कि आप खुद इस बारे में बेहद संजीदा नज़र आए, 1-2 बार आपके पास शिकायत आई तो, और भूपेश सरकार की एक योजना भी है रोका छेका जी जी, जो सड़कों पर आवारा जानवर बैठे रहते हैं, इसे लेकर कई बार आपने पशु मालिकों से भी अनुरोध किया, लेकिन ये सफल नहीं हो पा रहा है। जी। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? जी, बहुत ही गंभीर समस्या आप बताए हैं, और इसमें वास्तव में बड़ा दिक्कत हो रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि सरकार बिल्कुल चाहती है कि रोड में पशु न दिखे, किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, और नगर निगम भरपूर प्रयास करती है कि इस प्रकार का काम ना हो जिससे किसी को तकलीफ हो। और हम लोग समय समय पर पशु को ले जा के गौठान में देते रहते हैं। लेकिन मैं पशुपालकों से आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि वे अपने पशु को अपने घर में रखे, सुरक्षित रखे। कुछ लोग क्या करते हैं कि दूध लेते समय सवेरे ले लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं उसके शहर में। फिर हमारे गाय भी नहीं मालूम कैसे इतने वो हैं भाई कि वो लोग फिर दूध देते समय फिर शाम को घर चले जाते हैं। ट्रेंड है। हाँ, ट्रेंड है। तो मैं उन पशुपालकों से सनम्र निवेदन करूंगा, विनम्र आग्रह है मेरा कि वे इसे अपने घर में रखें। जैसे आपको वो दूध दे रही है तो उनका भी आप ख्याल रखें, अपने घर में रखें, ताकि शहर भी सुरक्षित रहे और हमारे गाय का सेवा भी हो सके। जी, एक मामला और है जिसकी ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे जी, कि आमा तालाब स्थित इंडोर स्टेडियम के पास नगर निगम की एक कॉम्प्लेक्स है। वहाँ तकरीबन आधा दर्जन दुकान जो है आज तक क्या नीलामी नहीं हुए हैं, उस पर बेजा कब्जा है और बीते 5-6 साल से कुछ लोग काबिज है। तो क्या इस पर कार्रवाई करके नगर पालिका की इनकम को नहीं बढ़ाया जा सकता? नहीं, देखिए, इसमें शायद आपको जानकारी थोड़ा कम है ऐसा लग रहा है मुझे। कम के मतलब पूरी जानकारी शायद नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे। वो दुकानें जो है सबको नीलाम करके दिया गया है, लेकिन चूँकि हमारे शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए उनमें से किसी का एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एग्रीमेंट किसी का नहीं हुआ है और किसी से हम किराया नहीं ले पा रहे। तो नगर निगम का बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन इसमें आपको बताना चाहूँगा कि इसके संबंध में कार्रवाई चल रही है। जैसे अभी शासन का 1 रुपया में लीज देने का जो योजना आई है, उसके अंतर्गत हम लोग उसमें कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत जल्द सभी दुकानों को हम लोग नियमित करने जा रहे हैं। जैसा कि अभी आप बता रहे हैं, दुकान के संबंध में बात किया, तो बताना चाहूँगा कि हमारे बस स्टैंड के भी जो दुकानें थी, वो भी आज सालों से वो लोग किराया नहीं पटा पा रहे थे, जबकि वो दुकान वाले सारे लोग किराया देने के लिए तैयार थे। लेकिन वो विवाद ऐसा बना हुआ था जिसे दूर नहीं किया गया, और उसके चक्कर में आज तक से वो दुकान जिसका किराया हम ले नहीं पा रहे थे। तो मैं हमारे MIC के मीटिंग में हमारे सभापति अनुराग मसीह जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाया था, और उस कमेटी में इसका निराकरण किया गया। बहुत अच्छा से निराकरण किया गया, जिसमें दोनों पक्ष सहमति रहे। हमारे नगर निगम की भी सहमति रही और दुकानदारों की सहमति रही। उनको नियमित करने का भी कार्रवाई जारी है।
विकास शुल्क की वसूली नहीं हो पा रही, जिसके कारण से निगम के काम प्रभावित हो रहे हैं। जी जी जी। तो इस दिशा में कोई पहल, कोई ऐसी योजना लाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विकास शुल्क को जमा हो, लोग स्वयं होकर प्रेरित होकर करें। कोई आने वाले दिनों में ऐसी कोई योजना है? जी, ऐसा कोई अभी योजना तो नहीं है, लेकिन हमारे कमिश्नर जी लगातार वसूली में तेज़ी लाने का प्रयास मीटिंग लेकर करते रहते हैं। और मैं भी आपके इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि आप आम जनता से कि आप लोग हमारे से जो अपेक्षा करते हैं वो आपके दिए गए टैक्स से ही हम लोग आपको सुविधा प्रदान करते हैं। तो आप सभी अपना टैक्स जो है, नगर निगम का जो कर है, उसे समय पर आप चुकाएं ताकि हम लोग आप लोगों की सेवा कर सकें। एक सवाल अंतिम में ये है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि नगर निगम महापौर का ये जो पद है आपके लिए चुनौती भी है और अवसर भी है। चुनौतियों से तो आप जूझ रहे हैं, इसे अवसर के रूप में कैसे लेते हैं? आने वाले दिनों में क्या महापौर जी जो है वो शहर के हृदय स्थल से विधानसभा की ओर जा सकते हैं? धन्यवाद, लेकिन ये निर्णय करने का काम मेरा नहीं है, ये ऊपर वालों का काम है और मैं अभी उस लायक मैं अपने आप को समझ नहीं रहा हूँ। आप लोग जिस जवाबदारी को अभी मुझे दिए हैं नगर निगम का, मेरा पूरा ध्यान वहीं है और मैं इस जवाबदारी को पूरा करने में ही लगा हूँ। एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि आपसे धमतरी के तकरीबन 1 लाख जनता को उम्मीदें हैं, पार्षदों को उम्मीदें हैं, जी जी, पक्ष और विपक्ष की। जी। आपकी क्या उम्मीदें हैं जनता से और पार्षदों से? जी, वैसे तो मैं आपको पूर्व में भी कह चुका हूँ कि सारे पार्षदों का मुझे भरपूर सहयोग प्राप्त होता है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। सभी लोग आके मिलते हैं, अपनी समस्या भी बताते हैं और मैं चाहता हूँ कि सभी का सहयोग मुझे इसी प्रकार से मिलता रहे, शहर की जनता का सहयोग मिलता रहे। मैं निश्चित रूप से आप सभी की अपेक्षा को पूरा करने का भरपूर प्रयास करूँगा और मुझे पूरा उम्मीद है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि वे निराश नहीं करेंगे। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा राशि हम धमतरी शहर के विकास के लिए लाएंगे और चूंकि अभी समय कोरोना काल का रहा है, इसलिए आप भी समझ रहे हैं अभी हम लोग नहीं ला पाए हैं, कुछ नए काम के लिए कुछ ला नहीं पाए हैं। तो निश्चित रूप से हम बड़े कामों के लिए आने वाले समय में राशि लाने में प्रयास सफल होंगे, ऐसा मैं भरोसा करता हूं और आप लोगों की उम्मीदों में खरा उतरने का प्रयास पूरे नगर निगम की टीम हम सभी करेंगे। डीएनए दर्शकों के लिए 2 शब्द डीएनए चैनल के बारे में। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है। लगातार आपके डीएनए चैनल से जो चर्चाएं आपके बीच में होती रहती है उसे मैं भी देखता रहता हूँ। इसमें ये मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग जो चर्चा करते रहते हैं, इसमें शहर की समस्याओं का निष्पक्ष रूप से हम सभी के बीच में आता है और कई ठो चीज़ जो है इस चर्चा के माध्यम से हमें जब मालूम पड़ता है तो उसे हम सुधारने का भी प्रयास हम लोग के द्वारा किया जाता है। मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ, पूरे चैनल को, कि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। आप सभी को, पूरे टीम को बहुत बहुत नगर निगम की ओर से बधाई। तो ये थे विजय देवांगन जी एक मुलाकात के प्रोग्राम में, जिन्होंने हमारे हर सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, तीखे से तीखे सवालों का बहुत सफाई और शालीनता से जवाब दिया। सहज, सरल और सौम्य माने जाने वाले विजय भैया आने वाले दिनों में किस मुकाम पर होंगे, इस सवाल का जवाब हालांकि उन्होंने कहीं टरका दिया है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि उनका जो आगाज़ है वो अंजाम में बहुत बेहतर साबित होगा और ये धमतरी के 1 लाख जनता की उम्मीदों पर आज खरे उतर रहे हैं। आने वाले समय में पूरे इलाके के लिए एक सर्वमान्य नेता बनेंगे, यही उम्मीद है, हमारी शुभकामनाएं हैं। हम लेते हैं विदा और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि एक मुलाकात का सिलसिला चलता रहेगा। हम आपके बीच में किसी एक खास शख्सियत को लेकर आते रहेंगे। आपसे एक अनुरोध है, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए बचाव के उपायों को आत्मसात करके चलें। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। एक अहम बात कि कोरोना जो है एक नए स्ट्रेन में नए ताकत के साथ में हमला करने की फिराक में है, इसलिए कोई भी चूक आपके और आपके परिवार के लिए घातक हो सकती है। इसलिए आप सुरक्षित रहें, परिवार को सुरक्षित रखें और समाज को सुरक्षित बनाए रखने में योगदान दें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।